हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसा क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे। जैसे मैन्योर क्या होता है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, क्यों मैन्योर बेस्ट होते हैं फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में, और कैसे एक फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट जो होते हैं फर्टिलाइज़र के ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने के थ्रू जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट होते हैं बेटा, इनमें से ज़्यादा बेस्ट कौन से हैं, तो उनका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमने कुछ और पॉइंट्स देखे थे बेटा, जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ कब करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके, और किस टाइप की फर्टिलाइज़र का आपको सिलेक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सॉइल। ठीक है, सॉइल के अंदर कैसा कंपोजिशन है न्यूट्रिएंट का, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग तक कंप्लीट कर लिया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, तो मैंने बताया था बेटा आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेटा। किस मैटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट जो होते हैं बेटा थोड़े कॉस्टली होते हैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट की कंपैरिजन में, जो कि फर्टिलाइज़र के थ्रू ग्रो किए जाते हैं। ये भी हम डिस्कस किया था। इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट जो होते हैं बेटा हेल्दी होते हैं, हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ होता है। इसके बाद में कौन कौन से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ किया जाता है, तो बेटा कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ किया जाता है, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैन्योर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है बेटा। और मैन्योर क्या होती है समझ चुके होंगे आप, क्योंकि मैन्योर भी ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं। जैसे नीम लीव्स का भी यूज़ किया जाता है, नीम लीव का यूज़ किया जाता है। घरों में देखा होगा आपने, जैसे गेहूं का स्टोरेज किया जाता है तब उसमें नीम की लीव्स को दबा देते हैं। तो नीम की लीव्स जो होती है बेटा वो बहुत सारे इंसेक्ट से बचाती है हमारे स्टोर ग्रेन को। ठीक है, जो स्टोर्ड ग्रेन है उनको बचाती है पेस्टिसाइड से, जो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। कुछ बायो एजेंट्स का भी यूज़ किया जाता है बेटा, और ये बायो एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये बेटा कुछ माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा मैंने बताया था आपको कि ये कोई एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। और ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया बेटा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो ये बैक्टीरिया सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्योंकि बेटा नाइट्रोजन की हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बिना नाइट्रोजन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो सकती है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे बेटा प्लांट हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई ह्यूमन हो, चाहे कोई एनिमल हो। हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है और कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो इनको बनाने के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है बेटा। तो इससे नाइट्रोजन के बिना प्रेजेंस के प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं की जा सकती है। तो ऐसे ही प्लांट को भी अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बेटा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इन बायो एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटा, ऐसे और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ यहाँ पर करते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एजेटोबैक्टर। तो इन सब का भी यूज़ किया जाता है बेटा। तो इन्हें क्या बोलते हैं? बायो एजेंट्स। कुछ बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, उनका यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ में ये हम डिस्कस कर लिया कि बायो पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक पिक्चर देखने को मिलेगी आपको, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या क्या एलिमेंट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है, नीम लीव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में ग्रीन लीफ का यूज़ किया जाता है मैन्योर बनाने के लिए। क्रॉप रोटेशन किया जाता है, क्रॉप पैटर्न का यूज़ किया जाता है, जैसा इस तरीके दिख रहा है आपको। तो ये क्या है बेटा, ये है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री की जाती है बेटा। तो इससे जो भी एनिमल का डंग होता है, एनिमल का यूरिन होता है, उसके थ्रू कंपोस्ट तैयार की जा सकती है, या बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आया बेटा? तो ये सारे एलिमेंट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो इनको भी आप लिख लेना ऐसे ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में, इसको भी लिख लेना आप, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे एग्ज़ाम में लिखते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें स्कूल में अच्छे मार्क्स भी चाहिए, ये भी हमारा एक मोटिव है। क्लियर बेटा, हो गया, समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन। तो ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, इरिगेशन मतलब क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर जो था आपका 8th क्लास का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा बेटा इरिगेशन क्या होता है। और वहाँ पर आपने काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स पढ़े थे इरिगेशन के। कुछ मेथड्स आपने देखे थे जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, ठीक है, इसमें लेबर ज़्यादा होता है ना, मेहनत ज़्यादा होती है बेटा। इसके बाद में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं इरिगेशन के जो कि एडवांस मेथड होते हैं। पढ़ा था आपने? इरिगेशन क्या होता है बेटा, कि आपकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो, उसके लिए वाटर की सप्लाई करना। और ये वाटर की जो सप्लाई है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन। और ये एक रेगुलर और साथ ही साथ में एक टाइम इंटरवल में होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली इरिगेशन कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली इरिगेशन अगर किया जाएगा, एक्सेसिव अगर इरिगेशन करते हैं, सप्लाई करते हैं वाटर की, तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि सॉइल जो होती है बेटा वो क्लम्प हो जाती है। ठीक है, एरेशन नहीं हो पाता सॉइल के बीच में, या फिर लॉगिंग हो सकती है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, पानी जमा हो सकता है आपकी फील्ड में, और इससे आपके प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कब इरिगेशन करना है, कितने टाइम इंटरवल में करना है, किस टाइप की क्रॉप को ग्रो कर रहे हो आप। खरीफ क्रॉप है, राबी क्रॉप है, या फिर जायद क्रॉप है। तो इसीलिए हमने क्रॉप भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि क्रॉप कौन कौन सी टाइप की होती है। तो क्रॉप पे डिपेंड करता है बेटा इरिगेशन, किस किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की क्रॉप को आपने ग्रो कर रखा है फील्ड में। क्लियर? तो जैसे कोई क्रॉप होती है बेटा जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उनको ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है। कुछ ऐसी क्रॉप होती है बेटा जिनको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनमें आप ज़्यादा इरिगेशन करोगे तो क्या होगा बेटा, आपकी प्लांट जो है वो ख़राब हो सकते हैं, आपकी क्रॉप जो है वो ख़राब हो सकती है। इसी तरीके से सॉइल पे भी डिपेंड करता है बेटा, सॉइल किस टाइप की है। बहुत सारी सॉइल होती है जो बेटा लाइट वेट की होती है। कुछ ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर वाटर काफ़ी देर तक मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है, काफ़ी देर तक वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की सॉइल आप अपने फील्ड में यूज़ कर रहे हो। और प्लांट के लिए भी ऐसे ही डिपेंड करता है कि आप कौन सी सॉइल का यूज़ कर रहे हो। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए तो प्लांट के हिसाब से आपको सॉइल का यूज़ करना होगा। क्लियर? जैसे सपोज कॉटन की जो क्रॉप होती है बेटा वो ब्लैक सॉइल के अंदर ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है, तो उसके लिए ब्लैक सॉइल का यूज़ किया जाता है। तो डिपेंड करती है किस टाइप की सॉइल का यूज़ कर रहे हो आप, किस टाइप की क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो जैसी क्रॉप होती है उसके लिए अलग अलग सॉइल का भी यूज़ किया जाता है। क्लियर बेटा, समझ में आया? तो इरिगेशन क्या होता है बेटा, वाटर की सप्लाई करना, और वाटर की सप्लाई प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयंस वो इसी वाटर से मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद में बेटा जो फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो मैन्योर है बेटा, जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो, जितने भी न्यूट्रिएंट या जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कर रहे हो, ये प्लांट को एब्जॉर्ब इसी इरिगेशन के थ्रू होता है ना। ये सारे जो बेटा फर्टिलाइजर होते हैं या फिर जितना भी मैन्योर होता है बेटा, ये वाटर के अंदर मिक्स होता है और प्लांट इन्हें रूट्स के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए भी हमें इरिगेशन का ध्यान रखना चाहिए बेटा, किस टाइप की क्रॉप है और इरिगेशन कितने टाइम ड्यूरेशन में करना चाहिए, किस टाइप के प्लांट के लिए आप कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको कर रहे हो। तो जितनी भी स्टेप्स है इरिगेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, इरिगेशन मेथड्स आर अडॉप्टेड एट वेरियस प्लेसेस स्पेशली
इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो बेटा आपको पता है कि जहाँ पर बारिश की बहुत कमी होती है, जहाँ बारिश बहुत कम अमाउंट में होती है, वहाँ पर इरिगेशन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। लेकिन जहाँ पर काफ़ी होती है बारिश, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर नेचुरली वाटर की सप्लाई हो जाती है रेन के थ्रू। लेकिन जिन जगह पर बारिश कम होती है वहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। और बेटा इसीलिए अलग अलग मेथड्स भी हैं इरिगेशन के। कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं बेटा, कुछ एडवांस मेथड होते हैं। आपने 9th क्लास में सॉरी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ट्रेडिशनल मेथड जैसे डेकली है ना, पुली सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ये सब राहत, तो ये सब आपने 8th क्लास में पढ़े थे, जिनमें लेबर ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है बेटा, है ना। और साथ ही साथ में ये जो है बेटा, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता, ना ही किसी फ्यूल का यूज़ होता है। तो ये लो फार्मिंग के लिए ठीक है, लेकिन जब एडवांस फार्मिंग करते हैं, है ना, जो हाई कॉस्ट फार्मिंग होती है बेटा, उसके अंदर मॉडर्न मेथड का यूज़ किया जाता है, जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। ये भी आपने पढ़ा होगा। जिन जगह पर वाटर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है, उन जगह पर दो एडवांस टाइप के इरिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है बेटा स्प्रिंकलर और सेकंड है ड्रिप इरिगेशन। ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा था, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में पढ़ा था, याद आया आपको हल्का हल्का। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर में भी अगर कंपैरिजन करें हम दोनों में, तो ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्प्रिंकलर की कंपैरिजन में। क्यों बेटा? क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में हर एक प्लांट के पास में एक वाटर इनलेट होता है जिसके थ्रू सप्लाईज दी होती है वाटर की, ठीक है। एक वाटर इनलेट होता है, या फिर बोल सकते हैं एक ट्यूब के थ्रू हर एक प्लांट के पास में एक सप्लाई होती है वाटर की। और जहाँ पे वाटर बेटा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मिलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट को मिलता है। तो ये क्या होता है बेटा, इससे वाटर का कोई वेस्ट नहीं होता, और साथ ही साथ सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है। तो इससे प्लांट जो होते हैं, जो ऐसे प्लांट है बेटा जिनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ये एडवांस मेथड बेटा ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं हम, और ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर की कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें वाटर की एक सेपरेट सप्लाई होती है हर एक प्लांट के पास में, और इनके थ्रू वाटर जो है बेटा वो ड्रॉप्स की फॉर्म में मिलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है। तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, मेंटेन रहता है। जो प्लांट ऐसे हैं जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है ना, और उतना अमाउंट में ग्राउंड वाटर लेवल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इस टाइप के एडवांस मेथड का यूज़ कर सकते हो उन प्लेसेस पे, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बेटा जैसे फ्रूट्स की क्रॉप होती है जिनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि स्प्रिंकलर इफेक्टिव नहीं है, स्प्रिंकलर भी इफेक्टिव है, लेकिन स्प्रिंकलर से भी कम वाटर का वेस्टेज होता है इस ड्रिप इरिगेशन में। स्प्रिंकलर भी आपने देखा होगा, तो स्प्रिंकलर में क्या होता है वो बेटा, ऊपर रोटेटिंग नोजल होती है और बहुत सारी उससे सप्लाई दी होती है बेटा वाटर की, बहुत सारे इनलेट होते हैं जिससे वाटर जो है बेटा रेन की फॉर्म में स्प्रिंकल होता है सारे प्लांट्स पे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्प्रिंकलर। क्लियर? तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन दोनों एडवांस मेथड है, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। और किन प्लेसेस पे इफेक्टिव है ये दोनों? जहाँ पे बेटा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी लो है, या फिर बोल सकते हैं हम सिंपली कि जहाँ पर पानी बहुत कम है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। क्लियर बेटा? ये समझ में आ गया इरिगेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, और किस तरीके के एडवांस और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। समझ में आया बेटा? इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं और कौन से मेथड्स हैं जिनसे वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, या फिर कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर के। हम आगे देखते हैं।
इसके बाद में बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है इरिगेशन मेथड्स, नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन मेथड्स। जो है मैंने बताई दी आपको, कुछ बेटा ट्रेडिशनल मेथड्स है और कुछ एडवांस मेथड है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में राहत है बेटा, डेकली है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, पहले यूज़ किए जाते थे। आजकल भी बहुत ऐसे जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, वहाँ पर ये मेथड्स आज भी यूज़ होते हैं। लेकिन जो बेटा एडवांस मेथड है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वो किए जाते हैं बेटा कहाँ पर, जहाँ पे हाई कॉस्ट फार्मिंग की जाती है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जाती है, वहाँ पर इस टाइप के मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो बेटा इरिगेशन मेथड में फर्स्ट दे रखा है वेल, और जैसे वेल्स होते हैं बेटा, वेल क्या होते हैं, तो 2 टाइप के वेल होते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे ट्यूब वेल, देखा होगा आपने विलेजेस में, और सेकंड है डग वेल। तो ट्यूब वेल क्या होती है बेटा, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है। ऐसे ही जो डग वेल होता है बेटा, वो डग वेल के थ्रू भी ग्राउंड वाटर को अपलिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। और इन दोनों में ही पंप का यूज़ किया जाता है। तो पंप के थ्रू बेटा जितना भी वाटर है ग्राउंड का, उसको उठाया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। क्लियर। तो ये इरिगेशन मेथड में 2 है बेटा, एक तो ट्यूब वेल और दूसरा डग वेल। इसके बाद में और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इरिगेशन की हेल्प मिलती है, तो कैनल्स है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दे रखा है बेटा, अ कैनल सिस्टम इज अ नेटवर्क क्रिएटेड टू मूव वाटर फ्रॉम वन सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज स्ट्रीम एंड रिजर्वायर। तो बेटा स्ट्रीम के थ्रू वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग प्लेसेस पे जहाँ पर भी इनकी, जिस फील्ड में इसकी ज़रूरत है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिवर लिफ्ट सिस्टम, जहाँ पे जो वाटर है वो कहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, तो इरिगेशन के जो इरिगेशन पर्पस के लिए जो वाटर है वो कहाँ से हार्वेस्ट किया जा रहा है, रिवर से हार्वेस्ट किया जा रहा है। क्लियर। तो जिन जगह पर कैनल सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होता, उन जगह पर ये रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज किया जाता है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है टैंक्स। तो जहाँ पे रेगुलर वाटर की सप्लाई नहीं होती है, या फिर रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है यहाँ पर, और किस में स्टोर किया जाता है, तो एक बेटा रिजर्वायर होता है, एक टैंक होता है जिसके अंदर पानी को जमा किया जाता है। तो इसको, इसी वाटर को, इसी स्टोर्ड वाटर को जो टैंक में जमा है बेटा, इसी स्टोर्ड वाटर को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे सक्सेस है, तो स्मॉल फार्म्स के लिए या फिर स्मॉल फील्ड के लिए ये मेथड जो है सक्सेस है। इसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर को भी हार्वेस्ट किया जाता है हाउस की रूफ के थ्रू। क्लियर। और उसको स्टोर कर लिया जाता है एक इन ग्राउंड रेन टैंक के अंदर, और जब भी ज़रूरत होती है तो इसी से इरिगेशन किया जाता है, इरिगेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे बेटा यहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट, तो यहाँ पर छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं बेटा रिवर के पास में, जिसके थ्रू पानी को रोका जाता है ताकि फ्लड आने के चांसेस ना हो या फिर सॉइल इरोजन कम से कम हो। और बेटा इससे एक और बेनिफिट मिलता है कि जो बेटा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो डैम इसलिए बनाए जाते हैं, और डैम के आसपास का जो एरिया होता है इसलिए वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है बेटा, काफ़ी सही होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। इसके बाद में हम जो बात करी थी हमने क्रॉपिंग पैटर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के एलिमेंट्स हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न डिस्कस करते हैं बेटा। क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए इन क्रॉपिंग पैटर्न का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ फर्स्ट एम तो क्या हो गया बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। दूसरा में बेटा कम से कम केमिकल्स का यूज़ किया जाए। तो इन एम को पूरा करने के लिए इस क्रॉपिंग पैटर्न का यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट है बेटा मिक्स्ड क्रॉपिंग, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें क्रॉप को मिक्स किया जाता है। सेकंड है बेटा इंटर क्रॉपिंग। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, ठीक है। इंटर मतलब क्या है, दो के बीच में। तो क्रॉपिंग मतलब इंटर क्रॉपिंग, दो क्रॉप के बीच में एक दूसरी क्रॉप को ग्रो करेंगे।
तीसरा मेथड है बेटा, यहाँ पर तीसरा जो पैटर्न है वो है क्रॉप रोटेशन। तो क्या है क्रॉप रोटेशन का मतलब कि यहाँ पे क्रॉप को रोटेट किया जाता है, एक बार दूसरी क्रॉप, एक बार कोई दूसरी क्रॉप। तो देखते हैं हम इन्हीं को कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है और क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, और कौन इनमें से ज़्यादा इफेक्टिव पैटर्न है, जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, हाई यील्ड मिल सकती है। क्योंकि मेन एम क्या है बेटा इस क्रॉप पैटर्न का, इसका मेन एम है पहला सबसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, और नेक्स्ट है कि केमिकल्स का कम से कम यूज़ हो, मिनिमल यूज़ ऑफ केमिकल। ठीक है, तो इस एम को पूरा करने के लिए इन क्रॉपिंग पैटर्न का यूज़ किया जाता है। देखते हैं हम सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो जैसा कि बेटा नाम से पता चल रहा है, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जितने भी क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है बेटा, उनकी सीड को आपस में मिक्स किया जाता है। सॉइंग करने से पहले जब सीड को उगाया जाता है तो सीड की सॉइंग करने से पहले बेटा, सीड को बोने से पहले इन सीड्स को अलग अलग क्रॉप के आपस में मिक्स किया जाता है। 2-3 क्रॉप के सीड को आपस में मिक्स कर लिया जाता है बेटा, और मिक्स करने के बाद में इनकी सॉइंग कर दी जाती है। तो बेटा जितनी भी क्रॉप बाद में मैच्योर होती है उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है एक साथ, और बाद में इनको सेपरेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक ही फील्ड में, एक सेम फील्ड में आपको काफ़ी सारी क्रॉप मिल जाती है। लेकिन ये जो मेथड है बेटा उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर डिजीज़ होती है आपके किसी भी क्रॉप में तो वो सारे क्रॉप में स्प्रेड हो जाएगी, और आपकी सारी जो बेटा यहाँ पे क्रॉप्स है वो स्पॉइल हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। क्लियर। साथ ही साथ अगर सपोज वीड्स ग्रो हो गई है आपकी प्लांट के साथ में, वीड क्या होती है बेटा, तो आपकी मेन प्लांट के साथ में कई बार कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड्स। जैसे बेटा कैक्टस एक एग्जाम्पल है, बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है कैक्टस। तो कभी कभी आपकी मेन क्रॉप के साथ में कुछ साइड क्रॉप्स या फिर बोल सकते हैं अनवांटेड क्रॉप्स ग्रो हो जाती है, और इन्हीं क्रॉप्स को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, वीड्स। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम वीड्स को, वीड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स क्या होते हैं। तो बेटा ये वीड्स जो है, ये वीड्स भी आपकी सारी क्रॉप्स जो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हैं उनको एक साथ स्पॉइल कर सकती है, डैमेज कर सकती है, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ में बेटा एक सेम फर्टिलाइज़र यहाँ पे यूज़ किया जाता है सारी क्रॉप के लिए, तो ये भी इफ़ेक्टिव नहीं है। हर एक क्रॉप के लिए एक अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू की ज़रूरत होती है बेटा, अलग एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो जो कि एक सेम क्रॉप से नहीं मिल सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है किन क्रॉप को मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वीट और ग्राम को एक साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। वीट की क्रॉप को और ग्राम की क्रॉप को जो बेटा है, इनके सीड्स को आपस में मिक्स करके और इनकी सॉइंग कर सकते हैं सेम फील्ड में। इसके बाद में वीट और मस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों के सीड्स को आपस में मिक्स करके फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। या फिर ग्राउंडनट और सनफ्लावर दोनों को एक साथ मिक्स करके इनके सीड्स को सेम फील्ड में सॉइंग कर सकते हैं इनकी। क्लियर। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग समझ में आया कि बेटा क्या इसके डिसएडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि बेटा एक फर्टिलाइज़र यूज़ हो रही है जो कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी सारे प्लांट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक प्लांट को अलग न्यूट्रिएंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और वो एक ही फर्टिलाइज़र से सबको नहीं मिल सकती। दूसरी कि अगर सपोज डिजीज़ होती है कोई भी, है ना बेटा, डिजीज़ होती है कोई भी, तो डिजीज़ आपके एक प्लांट के साथ साथ दूसरे प्लांट को भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये क्रॉपिंग पैटर्न है, इसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं किया जाता है, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं बेटा। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, जिससे मैंने बताया आपको इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर अलग अलग क्रॉप को बेटा कैसे ग्रो करते हैं, इंटरक्रॉपिंग की पैटर्न में। जैसे सपोज 2 क्रॉप है बेटा, तो इनको अलग अलग रोज में ग्रो किया जाएगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक रो में ग्रो करेंगे, दो क्रॉप के बीच में एक दूसरी क्रॉप को ग्रो कर देंगे, ठीक है। एक जैसे बेटा अलग अलग रो है, ए रो,
एक रो ए बी, एक रो ए सी और एक रो ए डी। तो ए वाली क्रॉप में दोनों जगह बेटा सोयाबीन लगा दिया, एक ए वाली रो में सोयाबीन लगा दिया और सी वाली रो में भी सोयाबीन लगा दिया। बी वाली जो रो है जो कि ए और सी के बीच में है, वहाँ पर मेज की क्रॉप लगा दी। तो क्या हो गया बेटा ये इंटरक्रॉपिंग। या फिर सपोज ए और सी रो में मेज की क्रॉप लगा दी और बी रो में सोयाबीन की क्रॉप लगा दी, ठीक है। या ऐसे ही ए और सी रो में फिंगर मिलेट्स और बी रो में काउपी की क्रॉप आपने ग्रो कर दी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एक पैटर्न बन जाएगा, इसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। दो सेम टाइप की क्रॉप के बीच में एक अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो करना। लेकिन ये एक मिक्स्ड क्रॉपिंग जो देखी थी बेटा हमने, उसी कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है ना। क्योंकि पहली बात तो हमें इसके सीड्स को मिक्स नहीं करना पड़ता सॉइंग से पहले, जबकि हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या किया था, हमने सीड को बोने से पहले, फील्ड में लगाने से पहले, उसकी सॉइंग करने से पहले उन सीड्स को मिक्स किया था दो अलग अलग क्रॉप की। यहाँ पर हम सीड को मिक्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अलग अलग रॉ में अलग अलग क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। तो हमें बाद में जब ये क्रॉप जब मैच्योर हो जाएगी बेटा, तो इनको हार्वेस्ट करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही इनको सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन मिक्स्ड क्रॉप में क्या है, आपने एक साथ सबको हार्वेस्ट करना पड़ेगा और बाद में उसको अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो है बेटा सेपरेशन करने के लिए जो मेहनत होती है वो बच जाती है। The main object of this method is to ensure the maximum productivity of the crop। maximum productivity के लिए ही ये क्रॉप पैटर्न यूज किया जाता है। और साथ ही साथ डिजीज एंड पेस्ट वुड नॉट इजीली स्प्रेड टू ऑल द क्रॉप्स। सारी क्रॉप्स को इजीली अफेक्ट नहीं कर पाती हैं डिजीज। कौन कौन सी क्रॉप को लगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग की फॉर्म में, तो सोयाबीन और मेज को लगा सकते हैं बेटा। ऐसे ही फिंगर मिलेट्स और काउपी को भी यूज किया जा सकता है एक साथ। समझ में आ गया बेटा मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है और इंटरक्रॉपिंग क्या है। आप एडवांटेज भी लिख सकते हो कि क्या एडवांटेज है इंटरक्रॉपिंग के, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग के की जगह इंटरक्रॉपिंग के क्या एडवांटेज है अगर यूज किया जाता है तो। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे क्रॉप रोटेशन। तो बेटा क्रॉप रोटेशन जैसे मैंने बताया था आपको, एक बार अलग क्रॉप लगाना, एक बार अलग क्रॉप लगाना। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि बेटा आपको पता है कि अगर एक फील्ड के अंदर, एक सेम फील्ड के अंदर अगर बार बार क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है, फिर लगाया जा रहा है, फिर हार्वेस्ट किया जा रहा है, फिर लगाया जा रहा है, फिर हार्वेस्ट किया जा रहा है, तो बेटा क्या होगा, प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से जितना भी न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन सॉइल के अंदर भी तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट की कमी होती है, ठीक है। सॉइल के अंदर भी तो बेटा फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उसी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उन्हीं न्यूट्रिएंट से सॉइल को एनरिच रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन, जहाँ पे एक बार हम लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करते हैं और दूसरी बार में नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। क्यों किया जाता है बेटा लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो और दूसरी बार में नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप को? तो लेग्यूमिनस क्रॉप आपको पता होगा बेटा, लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती हैं, जो दालों वाली फसलें होती हैं, या जितना भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, ठीक है बेटा, बीन्स वाली जितनी भी क्रॉप होती हैं, उन बीन्स वाली क्रॉप की रूट्स स्वलन रूट्स होती हैं बेटा, फूली हुई होती हैं नीचे से। और इन्हीं फूली हुई रूट्स में, इन्हीं स्वलन रूट्स में, या फिर बोल सकते हैं हम रूट नोड्स में, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेटा, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम बेटा? राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम। तो बेटा जो लेग्यूमिनस प्लांट रूट्स हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट रूट्स की रूट नोड्यूल्स में, जो कि फूली हुई रूट होती हैं बेटा, उनको बोलते हैं नोड्यूल्स। तो इन रूट नोड्यूल्स में कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है बेटा राइजोबियम बैक्टीरियाज। और ये राइजोबियम बैक्टीरियाज सॉइल को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया आपको नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये प्लांट्स जो है बेटा, वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, यूज
नहीं कर पाते प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसीलिए इसी वजह से ये जो बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, इस नाइट्रोजन गैस को ये राइजोबियम बैक्टीरिया सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है सॉइल के अंदर। किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है बेटा? सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म कौन कौन सी है नाइट्रोजन की? तो NO2 और NO3, ठीक है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म में। अब ये NO2 और NO3 जो है प्लांट इजीली इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल के थ्रू, ठीक है, सॉइल के थ्रू इनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट को, जिससे सॉइल के अंदर या फिर प्लांट को इजीली नाइट्रोजन की सप्लाई मिल जाती है और सॉइल जो है उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो इसी पर्पस के लिए बार बार, एक बार बेटा लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करते हैं और एक बार नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो इसे ही बोलते हैं बेटा क्रॉप रोटेशन। क्लियरली समझ में आया? ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट से देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। इफ फार्मर्स ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द लैंड फॉर लॉन्ग टर्म, द सेम न्यूट्रिएंट कीप ऑन डिप्लीटिंग फ्रॉम द सॉइल विच लीड्स टू अ डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी। वही बात है बेटा, मैंने अभी हम डिस्कस किया कि अगर सेम क्रॉप को बार बार ग्रो कराया जा रहा है ना, सेम फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, सॉइल में फर्टिलिटी लेवल काफ़ी लो हो जाएगा, है ना, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसीलिए इसी पर्पस के लिए यहाँ पर क्रॉप रोटेशन का यूज किया जाता है। बट व्हेन क्रॉप्स आर डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर ग्रोन, दी सॉइल न्यूट्रिएंट्स गेट एनरिच एंड द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज मेंटेन्ड। अगर ऐसे क्रॉप्स को आप ग्रो करते हो जिसको अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो अलग अलग न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से बेटा सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी, बनी रहेगी। इसके बाद में प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन रोटेशन कैन लीड टू अ बेटर यील्ड। अगर हमें क्रॉप रोटेशन यूज़ किया जाता है बेटा, क्रॉप रोटेशन के थ्रू प्लांटिंग की जाती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिलती है। Crop rotation allows a reduction in the number of fertilizer and pesticide on the field। हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि हम ये पैटर्न का यूज़ क्यों कर रहे हैं, कर ही क्यों रहे हैं हम ये पैटर्न यूज़। हम सिंपली भी तो क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इन पैटर्न का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक बार में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। और दूसरा एम क्या है बेटा यूज़ करने के लिए, ताकि हमें कम से कम या फिर मिनिमल यूज़ करना पड़े केमिकल्स का। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसीलिए तो इन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं कि हमें एक बार में 2 क्रॉप्स मिल जाए, ठीक है, आपको वेट ना करना पड़े एक क्रॉप के ग्रो होने का, मैच्योर होने का, फिर उसको हार्वेस्ट करो, फिर दूसरी क्रॉप लगाओ। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 2 क्रॉप को एक साथ लगा दिया, आपके पास 2 क्रॉप आ गई, ठीक है। सपोज एक क्रॉप ए है, एक क्रॉप बी है, आपने दोनों को एक साथ लगा दिया, दोनों मैच्योर हुई, दोनों को हार्वेस्ट कर लिया आपने, अब आपके पास में एक टाइम पे दोनों क्रॉप है। क्लियर? तो इस तरीके से क्रॉप पैटर्न के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। हमें कम से कम पेस्टिसाइड जो केमिकल्स होते हैं बेटा इंसेक्ट को किल करने के लिए, या फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका कम से कम यूज़ कर सकते हैं, और बोल सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं इन क्रॉपिंग पैटर्न का यूज़ करके। क्लियर बेटा? समझ में आ गया यहाँ तक? लिख लो उसको फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। एक क्रॉपिंग पैटर्न था, 3 तरह की क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े हमने। फर्स्ट हमने पढ़ा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, देन इंटर क्रॉपिंग, और देन हमने पढ़ा है क्रॉप रोटेशन। यहाँ तक हो गया? बिल्कुल समझ में आ गया कि क्रॉप पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से क्रॉप पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, और इनमें से सबसे बेस्ट क्रॉप पैटर्न कौन सा है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्रॉप पैटर्न कौन सा है ये आप बताओगे खुद मैसेज करके कि सबसे बेस्ट क्रॉप पैटर्न कौन सा है, आपको आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्रॉप पैटर्न कौन सा है, ठीक है। हमने तीनों जो पढ़े हैं इनमें से अभी तक। इसके बाद में बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तरफ। हमने ये देख लिया
कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं, लेकिन बेटा इसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन हमारे अगर क्रॉप के अंदर डिजीज़ हो गई या फिर किसी पेस्ट का इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा बेटा, सारी जो क्रॉप है या फिर जितनी प्रोडक्टिविटी है सारी स्पॉइल हो गई। या फिर सपोज आपने स्टोर कर लिया एक अच्छी तरीके से, आपके पास में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ गई क्रॉप की, आपने ग्रेन्स को अलग कर लिया आपके प्लांट से और आपने उनको स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद में आपने उसको अच्छी तरीके से स्टोर किया, स्टोर करने के बाद में अगर इन्फेक्शन हो जाए उसमें किसी माइक्रोब्स का, तब क्या होगा बेटा, सारी जितनी मेहनत थी वो सारी ख़राब हो गई, है ना, क्योंकि हमारी जो हमने स्टोरेज या फिर जो मैनेजमेंट है क्रॉप का वो सही से नहीं किया। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बेटा क्रॉप प्रोडक्शन में? सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि वीड्स का ध्यान रखना चाहिए बेटा। वीड्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी प्लांट को या फिर प्लांट की ग्रोथ के लिए। कई बार हमें उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है जबकि हम इतने मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि हम इतने हाई कॉस्ट फार्मिंग में भी कई बार नहीं मिल पाती है प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वीड्स जो होते हैं बेटा बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिंग फैक्टर है। ठीक है, और ये वीड्स क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो कि हमें डिजायर्ड नहीं है हमारे मेन प्लांट के अलावा, जो कि अपने आप प्लांट उग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा हम वीड्स। और ये वीड्स, ठीक है ना, वीड्स जो है बेटा इनको रिमूव करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों ये हार्मफुल है हमारी क्रॉप के लिए? तो बेटा ये भी प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, और ये प्लांट्स जो है बेटा वीड्स जो कि अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट है, ये हमारे मेन प्लांट के साथ में compete करते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, हर चीज़ के लिए compete करते हैं, जिससे हमारी जो मेन प्लांट है बेटा उसकी ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको रिमूव करने के लिए बेटा एक तो या तो डायरेक्टली इनका मैनुअल हम अपरूटिंग कर सकते हैं, हाथ से इनको निकाल सकते हैं, या फिर हम कुछ केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। और जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं बेटा वीड्स के रिमूवल के लिए, उन्हें बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स जो होते हैं बेटा केमिकल्स होते हैं जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए काम में लिए जाते हैं, यूज़ में लिए जाते हैं। इसलिए आप समझ में आ गया कि वीड्स क्यों रिमूव करना जरूरी है और वीड्स कैसे हमारे प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट के लिए भी compete करते हैं बेटा हमारे मेन प्लांट से। जितना भी न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड कराएंगे फर्टिलाइजर के थ्रू, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और खुद ग्रो होंगे, जिससे हमारे मेन प्लांट को न्यूट्रिएंट उतने अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे जितने अमाउंट में मिलना चाहिए। वाटर है ना, जो इरिगेशन के थ्रू जो वाटर की सप्लाई कर रहे हैं बेटा हम, वो वाटर के लिए भी compete करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे ताकि हमारे मेन प्लांट ग्रो नहीं हो पाए। तो मेन प्लांट को वाटर की कमी हो सकती है, उतना अमाउंट वाटर नहीं मिल पाएगा तो प्लांट की ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है बेटा, स्पेस अपने आप को ही इतने ज़्यादा स्पेस में ग्रो कर लेगा ये धीरे धीरे। ठीक है, ये ग्रो होंगे बेटा जितने भी वीड्स है ना, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं ये ग्रो होंगे। ग्रो करने के बाद में अपने सीड्स का डिस्पर्सल करेंगे और स्पेस को कवर करते जाएंगे, और आपके मेन प्लांट जो है बेटा इनको अच्छे से ग्रो नहीं होने देंगे। तो स्पेस के लिए भी compete करते हैं और साथ ही साथ सनलाइट के लिए भी ये compete करते हैं आपके मेन प्लांट से। तो इस तरीके से ये आपके मेन प्लांट को इन सारे फैक्टर के थ्रू अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनके रिमूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आया? सॉरी, वीड्स क्या होते हैं यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको लेक्चर को अच्छे से सुनना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनको नोट डाउन करना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं MCQs जो कि कंटेंट से रिलेटेड है उनको आपको प्रैक्टिस करनी है खुद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। गुड लक।